नमस्कार बच्चों। यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो ये क्वेश्चंस होंगे ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के होंगे। हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर के। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया है, ये लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ। तो देखिए एक फोटोग्राफ थी और उसमें एक पर्सन था, एक मैन था। ठीक है, मैन को हम लोग पॉजिटिव से मान लेते हैं। अब वुमेन सेज, तो एक वुमेन ने क्या कहा, जैसे मान लीजिए एक वुमेन है, ठीक है, वुमेन ने क्या कहा, ही इज द ओनली सन। मतलब ये जो मैन है ये क्या है, अकेला पुत्र है। किसका अकेला बच्चा है, अकेला किसका सन है, द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स फादर। अब देखिए सन्स फादर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ऑफ माई ओनली सन्स फादर। सन्स फादर मतलब ये अगर जो औरत है अगर ये कह रही है कि सन्स फादर मतलब इसके बच्चे का बाप, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और क्या कहा गया, ये जो लड़का है ये किसका लड़का है, सन ऑफ ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो मतलब ये जो सन्स फादर है उनके डॉटर इन लॉ का बेटा है। ठीक है, अब इनकी डॉटर इन लॉ जो होंगी वो इसकी भी डॉटर इन लॉ होगी, इस औरत की भी। और डॉटर इन लॉ क्या होता है, तो डॉटर इन लॉ अगर आप देखेंगे, डॉटर इन लॉ मेनली बहू है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लड़का है ये इस औरत की बहू का लड़का है। अब बहू का लड़का है तो अगर पूछा गया है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो ये जो पर्सन है मतलब ये जो मैन है मतलब ये जो बच्चा है ये इस वुमेन के साथ कैसे रिलेटेड है। तो बहू का बच्चा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सन तो होगा नहीं, तो एक ग्रैंड सन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन बिलो। तो देखिए 3 अलग अलग पोजीशंस दी गई हैं। ठीक है, पूछा क्या गया पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया विच, तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है विच नंबर इज ऑन द फेज अपोजिट टू 1। तो 1 के अपोजिट आपको बताना है कौन सा नंबर होगा, ये चीज यहाँ पर आपको बतानी है। तो डाइस में 1 के अपोजिट नंबर पूछा गया है, कौन सा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो देखिए 1 के अपोजिट पूछा गया, याद रखिएगा 1 के अपोजिट आपको नंबर बताना है। तो पहले यहाँ पर ऐसे पेयर्स को चेक करिए जहाँ पर दो नंबर सेम हो, जैसे 2 3 6 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 6 आ रहा है। इसका मतलब अगर सिंपल देखा जाए तो 3 के यहाँ पर भी 3 6, तो यहाँ पर भी 6 है। इसका मतलब 1 के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जहां पर दो पेयर मैच कर जाए इसका मतलब तीसरा पेयर जो है अगर वो मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब वो दोनों क्या है, अपोजिट होते हैं। तो 1 के अपोजिट में क्या देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता 5 और 3, ठीक है, तो मतलब इसी से ही हो जाएगा। तो इसमें 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर होगा, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया, यहाँ पर दिया गया 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 नंबर्स। तो 5 नंबर्स हैं और हर 5 नंबर में आप देखेंगे 3 डिजिट्स हैं, ऐसे 513 726 ऐसे ऐसे नंबर्स हैं, रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। और इनको जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, मतलब 513 अगर लिखा गया है तो ये असलियत में क्या है, 315 है। इसी तरीके से 7 to 6 को देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 6 to 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 294 हो जाएगा, ये हो जाएगा 568 हो गया, और ये हो जाएगा 941। तो हम लोग ने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, वही उसका सही ऑर्डर है। एंड 5 नंबर्स और ऑब्टेन्ड, और 5 नंबर देखिए फिर से ऑब्टेन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट न्यू नंबर। अब पहले इसको क्या करिए, हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हाईएस्ट नंबर। और सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो सेकंड हाईएस्ट अगर देखा जाए तो 627 इसमें सेकंड हाईएस्ट होगा। अब सेकंड हाईएस्ट हमको मिल चुका है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट, मतलब 627 की थर्ड डिजिट क्या होगी। तो आपको पता है जो थर्ड डिजिट है 627 में वो क्या है, 7 है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एरिया दिया गया है रेक्टेंगल का, ये आपको एरिया दिया है, और विड्थ दी गई है क्या, 2xy। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए बहुत आसान है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए एरिया दिया है आपको कितना, 6x² y प्लस 4y² x। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी, और b कितना है, 2xy है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 2xy लिख दीजिए। अभी जो 2xy है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो दोनों में डिवाइड होगा। तो देखिए लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ आपके पास आ जाएगी 6x² y अपॉन 2xy, ये एक आ जाएगा, प्लस
4y² अपॉन 2xy। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में। अब समझिएगा कैसे करेंगे, ये x², ये x कट गया, ये y कट गया, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आया, लेंथ आई आपकी यहाँ पर 3x आई। और दूसरा इसमें सेकंड टर्म देखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये x और ये x कट गया, y कट गया, 2 और 2 कट गया, तो क्या आ गया, 2y आ गया। तो 3x प्लस 2y आपका क्या आ गया, लेंथ आ गई। अब आपको देखिए लेंथ भी पता है और आपको ब्रेथ भी दी गई है 2xy। अब आपको दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना और डबल कर देना है। तो देखिए आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने बताया, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ऐसे कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लेंथ आपके पास है 3x प्लस 2y, ठीक है, और ब्रेथ या विथ कितना है, विथ है 2xy, ऐसे आप लिख देंगे। इसके बाद क्या कर लीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4y, ठीक है, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4xy आ जाएगा। तो 6x प्लस 4y प्लस 4xy, तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें दिखाई पड़ रहा होगा, वही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया है क्लास है जिसमें कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया कि 30% स्टूडेंट जो है उनको इंग्लिश दी गई है, 20% को क्या दिया गया है, हिंदी दी गई है। इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ऑफर्ड इंग्लिश। तो उसने इंग्लिश, उसको इंग्लिश मिली है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो देखिए इंग्लिश कितने परसेंट बच्चों को मिली है, 30% बच्चों को इंग्लिश मिली है। तो अगर परसेंट आपको दिया है तो वही प्रोबेबिलिटी है, तो 30% का मतलब क्या है, 30/100, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इंग्लिश जिनको मिली है उनकी, तो ये क्या आ जाएगा, 3/10 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 3/10 जो ऑप्शन होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो 3/10 ही दिया है, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, 3 की पावर x प्लस वाई दिया है 81 के बराबर। तो पहले देखिए 81 को क्या कह सकते हैं, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, मतलब 3 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख पाएंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं, तो 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 81 को 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है। तो अगर दोनों के बेसिस सेम है तो दोनों की पावर भी यहाँ पर सेम है, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगाया, तो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा गया है 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 8, ठीक है। अब 3 की पावर 8 है, तो देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका है, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि 3 की पावर 4 जो है वो आपको पता है 81 है, और इसको होल स्क्वायर यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अब ये 3 की पावर 4 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 81 का स्क्वायर, ठीक है। 81 का स्क्वायर हो गया, और इधर एलएचएस में अगर आप देखेंगे तो 81 की पावर क्या है, x माइनस वाई है। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 81, यहाँ पर 81, तो दोनों के बेसेस सेम थे, बीच में इक्वल टू का साइन था, तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए, तो x माइनस वाई, तो सेकंड इक्वेशन क्या मिल रही है, x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर 2 है तो इक्वल टू आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब हमको पहली इक्वेशन मिल रही थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन मिल रही है x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, y और y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 2x हो गया, और यहाँ पर 4 है, 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर नीचे चलाएगा तो 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 3 आ गई, तो आप क्या करिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में x की, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो 3,1 इज द करेक्ट आंसर, मतलब x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है छठे क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, कह रहा है संकेत, एक लड़का है जिसका नाम है संकेत, अर्न्स मतलब वो कमा रहा है, ट्वाइस एज मच एज इन द मंथ ऑफ मार्च एज ईच ऑफ द अदर मंथ्स ऑफ द ईयर। देखिए क्या कहा गया, जैसे आपको पता होगा 12 महीने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने मान लीजिए, ठीक है। हर महीने में उसकी इनकम क्या है, एक्स है, ठीक है।
लेकिन अगर आप देखेंगे मार्च में कहा गया है जो इनकम है वो इसकी डबल हो जा रही है बाकी और महीने के कंपैरिजन में। मतलब अगर जनवरी फरवरी में उसको एक्स और एक्स ही मिल रही थी तो इसको मार्च में कितनी मिलती है, 2x मिलती है, मतलब एक्स का बोनस मिल जाता है मान के चलिए। तो बाकियों में क्या मिलेगी, बाकियों में भी एक्स एक्स उसको मिलेगी तनख्वाह। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ऐसे ऐसे करके अगर आप देखें तो 12 तो होने चाहिए 12x, लेकिन टोटल कितने हो जाएंगे, 12x प्लस एक्स मतलब 13x हो जाएगी टोटल इनकम। What part of this his entire annual earnings was earned in March? तो मार्च में उसकी अर्निंग कितनी हुई, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मार्च में अगर अर्निंग देखी जाए तो देखिए मार्च की अर्निंग कितनी थी, 2x थी, और पार्ट पूछा गया कितने पार्ट अर्निंग हुई, तो पार्ट का मतलब होता है अपॉन टोटल। टोटल क्या था 13x, तो क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/13 इज दी करेक्ट आंसर। तो जो मार्च में अर्निंग हो रही है वो कितनी हो रही है, 2/13 हो रही है। मान लीजिए पूछा था कि मंथ ऑफ जनवरी में बताइए, ठीक है, मंथ ऑफ जनवरी में बताइए कितनी अर्निंग हो रही है, व्हाट पार्ट ऑफ टोटल अर्निंग इज इन दी मंथ ऑफ जनवरी। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जनवरी के मंथ में, ठीक है, जो अर्निंग हो रही है वो कितने मतलब पार्ट हो रही है एज कम्पेयर टू द एनुअल अर्निंग। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इन लोग ने दिया है। इसमें पूछा है द टोटल एजेस ऑफ जिया, कुणाल एंड सागर, 3 बच्चे हैं, उन लोग की टोटल एज कितनी दी है, 93 ईयर्स दी हुई है। 10 years ago the ratio of their ages was 2:3:4। देखिए 10 साल पहले की बात अगर करी जा रही है और ये प्रेजेंट एज का दोनों तीनों का मतलब वो दिया है, सम दिया है। तो 10 साल पहले अगर देखा जाए तो अगर इसमें से 93 में से हम लोग क्या कर दें, तीनों में 10-10 साल अगर कम कर दें तो टोटल 30 ईयर्स कम कर दें तो 30 साल पहले तीनों की एजेस का सम हमको मिल जाएगा, और कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ऐसे मान के चलिए जैसे आज 93 थी, ठीक है, लेकिन 10 साल पहले अगर देखें तीनों की एज जो होगी उसका सम क्या हो जाएगा, तो इसमें 10 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं क्योंकि 3 लोग हैं, तो 3 की एज को सब्ट्रैक्ट करने का 10 10, ठीक है, तो 30 से सब्ट्रैक्ट होगा 63। ये जो है ये सम है, किसका सम है, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 3 पर्सन, ठीक है, बिफोर बिफोर क्या 10 ईयर्स या 10 ईयर्स एगो। ठीक है, अब देखिए 10 ईयर्स एगो इनका रेशियो दिया गया है कितना, 2:3:4। तो क्या करिए इसको 2x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए 4x। ठीक है, ये इन तीनों का जो सम है वो कितना दिया है 63 है, तो 63 के बराबर कर दीजिए। 3 2 5 4 9, तो 9x की वैल्यू क्या आ रही है 63 आ रही है। अब यहाँ पर x क्या मिल जाएगा, तो 9 7 जा 63, तो x की वैल्यू मिल गई आपको 7। अब x की वैल्यू 7 मिल गई, आपसे किसकी एज पूछी गई, सागर की प्रेजेंट एज पूछी गई, याद रखिएगा प्रेजेंट एज पूछी गई है। और ये जो 2x 3x 4x है ये कैसी एज है, तो ये जो है 10 ईयर्स एगो वाली एज है। तो क्या करिए कि पहले सागर की एज आप देखिए, सागर इसमें है कौन, तो ये 4x वाला सागर है। तो क्या करिए 4x सागर की एज हो जाएगी 10 साल पहले, तो 4 इंटू क्या कर दीजिए 7 कर दिए, 4 7 जा क्या हो जाएगा 28। ठीक है, 28 साल उसकी एज थी, लेकिन कब थी 10 साल पहले थी। ठीक है, ये जो एज आ रही है सागर की ये 10 ईयर्स एगो आ रही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आज पूछी जाए उसकी एज क्या होगी, तो देखिए 10 साल पहले अगर 28 है तो आज कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी, सिंपल सी बात है 10 साल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डी ऑप्शन है उसमें देखिए 38 ईयर्स दिया भी है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, आपको देखिए यहाँ पर 4 फिगर्स दिए गए हैं, जैसे पहला फिगर आप देख सकते हैं, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर, और फेसेस दिए हैं। फेसेस क्या होते हैं, जैसे ये जो आपको फेस दिखाई पड़ रहा है एक फेस हो जाएगा, ये दूसरा फेस हो जाएगा, ये तीसरा फेस हो जाएगा, ऐसे आपको फेसेस काउंट करने हैं। वर्टिसेस काउंट करनी है, वर्टिसेस क्या है, जैसे कोने जो होते हैं उसको वर्टिसेस कहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आप देखेंगे तो कई सारी वर्टिसेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वर्टिसेस हो गई, आप वर्टिसेस काउंट करेंगे। एजेस क्या होती हैं, तो एजेस जैसे ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये सब क्या है एजेस हैं। आप सबको काउंट करिएगा। तो आपसे पूछा गया किसमें इनकरेक्ट है, मतलब किसमें सही नंबर ऑफ एजेस वर्टिसेस या फेसेस नहीं दिए गए हैं। तो जो सी ऑप्शन है इसमें गलती है, 7 7 14 जो दिया गया है इसमें वो गलत है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा इसका सही क्या होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो BA है वो BR के बराबर है और PQ जो है RS के पैरेलल है। आपको X Y Z तीनों एंगल बताने क्या होंगे। डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम को देख के ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा हमको ये क्वेश्चन।
तो देखिए ये फिगर है, इस फिगर में अगर आप देखें तो क्या दिया गया है पहले आपको बता देते हैं। ये जो PQ दिया है यहाँ पे जो एरो लगा है ये किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है। और दूसरी चीज क्या दी है कि ये वाली जो साइड है मतलब BR या RB जो साइड है वो किसके बराबर है, AB के बराबर। अब देखिए यहाँ से पहली चीज क्या मिल जाएगी, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो किसी भी ट्राइंगल में, जैसे ट्राइंगल हमारे पास है ARB, तो अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो इसके दोनों सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस साइड के सामने का एंगल कौन सा है, ये वाला है, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, 29 है। तो अगर ये 29 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 29 डिग्री हो जाएगा, पहली चीज। अब आप ध्यान से देखें, इसके बाद क्या देखना है आपको, इसके बाद ये समझना पड़ेगा अगर ये आपका एंगल 29 था, ये 50 था, तो अगर इस पूरे एंगल को देखा जाए तो इतना एंगल क्या हो जाएगा, तो 29 प्लस 50 मतलब 79 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है कितना हो जाएगा, 79 हो गया, 79 डिग्री का हो गया। अब आप इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल को देख लीजिए, ठीक है। इस बड़े ट्राइंगल को अगर आप देखें तो ये अगर 79 डिग्री है, ये 29 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 79 और 29 को जोड़ दीजिए, 79 प्लस 29, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के से करना क्या है, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो 79 और 29 को अगर आप जोड़ेंगे तो ऐसे मान के चलिए 80 प्लस 30 है, तो 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 में से आपको क्या करना है, 2 घटा देना है, तो 108 हो जाएगा। तो 180 में से किसको घटा दिया, 108 घटा दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास ये जो एंगल आ रहा है कितना आ रहा है, 72 डिग्री का आपके पास एंगल आया, ये वाला। अब आप ध्यान से देखिए इस वाले ट्राइंगल को, RBD ट्राइंगल को अगर आप देखें, अब RBD ट्राइंगल को देखा जाएगा तो तीनों एंगल का जो सम होना चाहिए, मतलब 50 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस x, क्या लिख देते हैं, 50 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस x, तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 के, क्योंकि आपको पता होगा इंटरनल एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हो जाएगा कितना, 132 डिग्री हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा। तो आपको पता चला कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 48 आ रही है। अब अगर x की वैल्यू 48 देखी जाए, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, ये 50 प्लस 72 122 होगा, ठीक है। 122, तो ये 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58 डिग्री आएगा, 40 नहीं आएगा, 48 नहीं आएगा, 58 आएगा। इसका मतलब ये जो x आया हमारे पास कितना आ गया, 58 डिग्री आ चुका है। देखिए 58 यहाँ पर भी है, 58 यहाँ पर भी है, इसका मतलब नीचे के तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, ऊपर के दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा। अब क्या करना है, इसके बाद देखिए एक और चीज आ गई, आपको पता होगा ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर देखा जाए, RAB ट्राइंगल को अगर देखें, ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो यहाँ से भी देखिए क्या पता चल रहा था कि जो x होता है वो 29 प्लस 29 मतलब 58 के बराबर हो जाता। तो ऐसे हमने इसको निकाला था, जिसकी वजह से हमको लगा कि हाँ हमारा आंसर गलत है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए क्या करना है। अब आप ये वाले ट्राइंगल को देखिए, PR और Q ट्राइंगल, ठीक है। PR और Q ट्राइंगल को अगर आप देखें और देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। PRQ ट्राइंगल में देखा जाए तो देखिए क्या किया जा सकता है, या उस ट्राइंगल को रहने दे अगर, और छोटा सा यहाँ पर एक थ्योरम लगा दी जाए, प्रॉपर्टी लगा दिया है, तो देखिए ये 32 डिग्री एंगल है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा। क्यों 32 डिग्री हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों क्या है, अल्टरनेट है, देखिए z बन रहा है, ठीक है। अब ये वाला एंगल 32 हो गया, ये आपको पता ही चल जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो ये 72 है, तो ये 180 माइनस 72 हो जाएगा, ठीक है। 180 माइनस 72 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 180 में से अगर 72 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 108 आ जाएगा, ठीक है। अब 108 में क्या कर दीजिए, 32 ऐड कर दीजिए। 32 जब आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये 32 था, 32 ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब जब 140 आ गया तो इस वाले छोटे से ट्राइंगल को देखा जाए तो ये एंगल क्या है, इस वाले एंगल को मतलब इन दोनों का सम 140 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 40 मतलब 40 डिग्री आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 40 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर इसमें सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये z की वैल्यू 40 होनी चाहिए, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन इसमें सही है।
फिर आप कुछ भी ज्योमेट्री लगा के y भी निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसान है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हमको आंसर मिल जाता है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, मेन हमारा मकसद क्या होता है, आंसर को निकालना। ठीक है, बस सही निकलना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो उसको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके अपना रिवीजन अच्छे से आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।